नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़ पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। अपने किसान भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम, जी हाँ, किसान जागरूकता रेडियो कार्यक्रम लेकर हम आप तक पहुँच चुके हैं और ये है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 जो आप तक पहुंचा रहा है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और निर्देशानुसार है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पिछले साल भी हमारे साथ जुड़कर बहुत सारे अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचा चुके हैं। हम फील्ड में भी पहुंच जाते हैं, किसान भाइयों के पास भी पहुंचते हैं और यारा के विशेषज्ञ भी लगातार आपको बेहतर कृषि के लिए जानकारियां देते ही रहते हैं, सहयोग देते ही रहते हैं। ऐसे ही आज भी हम बात करने वाले हैं अपनी बेहतर कृषि के बारे में और उसको परिपूर्ण करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं। हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं श्री शुभम अत्री जी का। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार मैम। शुभम अत्री जी हैं रीजनल एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से और बहुत सारी अच्छी जानकारियां आप पिछले साल भी हमारे साथ साझा कर चुके हैं और इस साल भी यानी इस नए कार्यक्रम 2.0 की सीरीज में भी आपसे हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। आप रीजनल एग्रोनॉमिस्ट हैं तो आप डेफिनेटली आप ये जो वेस्ट यूपी है हमारा, इसकी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। ऐसे में अगर हम बात करना चाहें, आज अगर हम आलू की खेती की बात करें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल जी, परफेक्ट टाइम है बात करने के लिए। बिल्कुल, और ये न्यूट्रिशन मंथ भी है, पोषण का महीना है सितंबर, अगर हम इसमें बात करें तो और अच्छा रहेगा। तो क्यों ना आज हम बात करते हैं पोटैटो न्यूट्रिशन एंड ट्रेंड्स। जी, तो सबसे पहला सवाल ही मैं आपसे करना चाहूँगी कि आलू हमारे आहार में पोषण की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? जी देखिए, अगर हम आलू की बात करें, हमारे जहां आज हम बैठे हैं आगरा जिले में, तो ये खुद एक आलू का बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ पर बहुत बड़े रकबे में, बहुत बड़े एरिया में आलू की खेती करते हैं जी। और जो आपका सवाल था वो आपका सवाल है कि आलू हमारे मतलब पोषण प्रबंधन में, या कह सकते हैं कि हमारे खुद के खाने में उसका हमारे आहार में क्या महत्व है। तो देखिए, आलू की अगर हम क्वालिटी की बात करें या उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, मेनली आलू एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। बिल्कुल। आलू के अंदर 75 to 80% पानी होता है और 20 से 21%, 22% ड्राई मैटर होता है और उस ड्राई मैटर में कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च, ये हमारे शरीर को देने का एक मुख्य सोर्स है। तो जो वो ड्राई मैटर है उसका एक अच्छी क्वालिटी का होना, उसके अंदर पोषक गुणों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आलू एक हमारी ऐसी कह सकते हैं कि ऐसी सब्जी है जो कि मुख्यतः 12 के 12 महीने हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद फसल है किसानों के लिए आर्थिक मुनाफे के दृष्टिकोण से, और जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो इसको डेली खाते हैं या इसके प्रोसेस करते हैं, उनके लिए भी एक ये बहुत फ़ायदेमंद और कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्रॉप है। बिल्कुल जी। और आलू ऐसी सब्जी है कि किसी और सब्जी के साथ बहुत इजीली एडजस्ट हो जाता है और बहुत स्वाद बढ़ाता है। बहुत अच्छी बात आपने हमारी आलू की महत्वपूर्ण जो उसमें पोषण है उसके बारे में बताया। तो आलू में जो अक्सर भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या धारणा सही है कि सिर्फ आलू में ही उसकी भरपूर मात्रा है या किसी और भी हमें सब्जी में मिल जाती है? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, जैसे बाजरा है, मक्का है, इनसे भी मिल जाती है। बट आलू एक ऐसी क्रॉप है, एक ऐसी सब्जी है जो इजीली अवेलेबल हो जाती है, हर घर में उसका सेवन किया जाता है। तो इसलिए एक डेली न्यूट्रिशन की जो हमारी नीड है हमारी बॉडी की, उसको मीटअप करने के लिए, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अच्छा एक आलू साधन है कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी शुभम जी इसमें और न्यूट्रिएंट्स होंगे जो हमारी डाइट को संतुलित रखते हैं, तो वो और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? इसके अंदर देखिए, प्रोटीन है, प्रोटीन इसके अंदर 2% होता है। विटामिन का इसका विटामिन ए, विटामिन सी का अच्छा सोर्स पोटैटो है। इसी के लिए हम अपने जो डेली बेसिस का फूड है उसमें कंज्यूम आलू को करते हैं। तो अगर हम पोषक तत्वों की बात करें सब्जियों में, जी, तो आलू का स्थान कहाँ आप पाते हैं? देखिए, आलू की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में भारत आज के समय में दूसरे नंबर का प्रोड्यूसर है। ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोडक्शन करने वाली कंट्री हमारी भारत है। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जितना हम प्रोडक्शन पूरे भारत में लेते हैं उसका केवल 0.5 से 1% ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा।
तो आप समझ सकते हैं कि मतलब प्रोडक्शन हमारी जितनी भी होती है वो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए है। हाँ हाँ, बाहर क्यों? के लिए तो अभी हम कर ही नहीं पा बिल्कुल, रहे हैं। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे आलू का जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी बढ़ चुका है। बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं आलूज़ को प्रोसेस करने में, जैसे आलू से फ्रेंच फ्राइज बनाई, आलू से चिप्स बनाए और स्टार्च पाउडर बनाया। हम्म तो ये एक ट्रेंड है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम्म आज किसानों के लिए बहुत बहुत अच्छी सुविधाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे उत्तर प्रदेश में रिसर्च स्टेशन बनाए हैं। जैसे एक रिसर्च स्टेशन है मेरठ, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, मोदीपुरा मेरठ। हम्म तो वो हमारे किसान भाइयों के लिए जो भी आलू की खेती में नई वैरायटीज़ होगी या नई तकनीक होगी, नई तरह के इम्प्लीमेंट मशीनें जो खेतों में काम करती हैं, उसका जब भी कोई नया आविष्कार होता है तो किसानों को प्रदर्शनी के माध्यम से वहाँ से ये जानकारी दी जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं कि जैसे किसानों की अ, पैदावार को बढ़ाने के लिए आज बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं और कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यारा फर्टिलाइज़र आज आलू के किसानों के लिए हमेशा उनके लिए एक नॉलेज देने के नए प्रारूप ढूंढती है। जैसे आपका चैनल भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम किसानों को एक अच्छे पोषण प्रबंधन से, या कह सकते हैं कि किसानों के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं हाँ जी। उनको टैकल, उनका समाधान आपके थ्रू हम दे सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारी कंपनीज आज के समय में किसानों के साथ डायरेक्टली काम करती हैं। वो आलू का बीज भी किसानों को मुहैया कराती हैं, वो उनको उनकी खेती को सुधारने की तकनीकें बताती हैं, और जब किसान अपना उत्पादन या हार्वेस्टिंग, कटाई अपनी फसल की कर लेता है, तो वो किसानों का प्रोड्यूस परचेज भी करती हैं अच्छे दामों पर। बहुत तो इस तरह से एक सर्कल चल रहा है, कह सकते हैं ना कि चेन बन चुकी है, जिससे कि सबका एक कॉमन लक्ष्य है कि किसानों को हम कैसे मुनाफे की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कृषि भी हम करें, जो हम आलू की खेती भी करें, वो पोषक से भरपूर हो। जी जी। एक मिथक, एक भ्रांति जुड़ी हुई है आलू के साथ कि आलू ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ और मोटापा होता है, शुगर की जो मधुमेह की बीमारी है। क्या ऐसा है या ये एक भ्रांति ही है? देखिए, जो कह सकते हैं हम, जब आलू की खुदाई करते हैं तो आलू की खुदाई मेनली होती है हमारी अप्रैल महीने में। तो उस टाइम आपने अनुभव किया होगा कि जब हम आलू खाते हैं, फ्रेश आलू, तो वो मीठा में नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता। बट जब वो आलू थोड़ा स्टोर में रखा जाता है, कोल्ड स्टोर में उसको रखा जाता है, वहाँ लगातार कम टेम्परेचर में वे रहता है, तो उससे उसके मीठेपन पर थोड़ा जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर वो सुक्रोस में बदल जाता है, जो तो वो थोड़ा फर्क पड़ता है। अन्यथा आलू एक बहुत हेल्दी क्रॉप है, और अगर किसानों ने खेतों में अच्छा न्यूट्रिशन डाला है, अच्छा पोषण प्रबंधन किया है, तो वही पोषक तत्वों के गुण हमारी जो सब्जी है, जिस आलू की उस सब्जी बनेगी या उसका कुछ दूसरा इस्तेमाल होगा, तो हमारे अंदर आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो डायबिटीज़ बढ़ाता है। वो थोड़ा जो प्रोसेसिंग होती है, या कह सकते हैं कि जब हम अपने मेन फसल में अच्छे पोषण प्रबंधन का इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे उस पर क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पोषक तत्व होता है मैग्नीशियम, हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरत होता है। तो अगर पोषक तत्व मैग्नीशियम की कमी हमारी फसल में आ जाती है, तो उससे आलू की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है। क्या क्वालिटी? कि अगर मैग्नीशियम की कमी है हमारे आलू के अंदर, तो वो जब तलेंगे तो वो तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जी जी जी। और अगर मैग्नीशियम भरपूर है तो वो कम तेल एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये इसकी इंटरनल क्वालिटी या इसकी एक इंटरनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब हमारा लक्ष्य है कि एक अच्छा पोषण प्रबंधन करें, किसानों को अच्छी जानकारी दें, ताकि इन चीज़ों के बारे में भी अभी किसानों को पता लगे। और अगर हम यही बात कर रहे हैं कि एक आलू वैसा भी निकल आता है जो रखा रखा मीठा भी हो जाता है, बिल्कुल। एक आलू वो भी हो जाता है जो ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करता है, तो आलू की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। जी। अगर हम अपनी कृषि पर सही समय पर सही चीज़ें पहुंचाएंगे अपनी आलू की खेती में, पोषक तत्व, तो शायद हमारे आलू की जो क्वालिटी होगी वो इन सबसे बेहतर निकल के बिल्कुल जी, आएगी। आपकी बात बिल्कुल सच है। हमारे किसान भाइयों को बहुत सी चुनौतियां भी आलू की खेती में जो पोषण प्रबंधन है उसमें करने में आती होंगी। उन चुनौतियों के बारे में बताइए और उनके समाधान यानी सॉल्यूशंस भी बताइए। ओके जी, देखिए, आलू के किसानों के सामने सबसे पहली जो चुनौती आती है वो आती है कि आलू की जो क्रॉप है ना, एक फसल है, वो एक कह सकते हैं महंगी फसल है।
अच्छा। महंगी इसलिए क्योंकि उसके रख रखाव में या उसकी कल्टीवेशन, बुआई से लेकर काटने में किसानों को काफ़ी अच्छे मात्रा में पैसा लगता है, जिसे हम लागत बोल देते हैं। जैसे अगर हम बुआई कर रहे हैं तो बुआई के लिए हमें कम से कम 13 से 14 क्विंटल बीज की ज़रूरत होती है। तो वो बीज आप देख लो, लगभग 1,500 रुपये क्विंटल अगर किसानों को बीज मिल रहा है, 2,000 क्विंटल किसानों का बीज है, तो 25 से 30,000 वो हो गया। जब खादों की बात करें तो 12 से 15,000 रुपये किसान खाद में भी खर्च करते हैं, 5 से 6,000 रुपये की दवाइयाँ खर्च करते हैं, यानी कि फसल सुरक्षा के जो साधन हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं। और इसके अलावा बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो अचानक आ जाते हैं, मतलब लेबर के, या कोई बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही, या दूसरी कोई लाइट की समस्या आ गई, तो कुल मिला के अच्छी खासी लागत किसान भाई हमारे खर्च करते हैं। और उस लागत को लगाने के बाद अगर उनको एक अच्छी प्रोडक्शन ना मिल सके, या हो सके कि उस समय जब उनका प्रोड्यूस आए वो मार्केट में उस समय रेट ही अच्छा नहीं है, तो किसान भाइयों का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो लागत तो हर किसान लगाता है, वो चाहे छोटा किसान हो, कह सकते हैं कि उसके पास ज़मीन कम हो या ज़मीन ज़्यादा हो, वो लागत हमेशा बढ़िया लगाता है, पर उसकी जो प्रोडक्शन अगर कम आ जाए या रेट अच्छा ना हो तो उसके वजह से उसका जो आर्थिक मुनाफा होता है वो कम रह जाता है, जो कि आज के समय में किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए हम किसान भाइयों को एक सीधा संदेश देते हैं कि देखिए, आप जानते हैं कि आलू की फसल एक महंगी फसल है, आपकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, आपकी लागत में कोई कमी नहीं है। तो जब आप दोनों चीज़ को अच्छे से कर रहे हैं तो आप एक सुनिश्चित पोषण प्रबंधन जो हम आपको रिकमेंड करते हैं, जिससे आपको एश्योरिटी मिलती है कि आपकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि हम आपको कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं करते कि जो हमारी फसल के लिए ज़रूरत नहीं है। हम आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि जो आपकी फसल को और अच्छी क्वालिटी तक ले जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर आप अच्छी खासी लागत अपनी फसल में लगा रहे हैं तो आप एक अच्छा पोषण प्रबंधन अपनाइए, जो कि यारा आपको रिकमेंड करती है। और उसके लिए जो जिस समय किस खाद की ज़रूरत है, कितनी मात्रा में ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत है, किस माध्यम से देनी है, उसकी पूरी डिटेल हम एक क्रॉप प्लान पे मेंशन करते हैं। खादों की मात्रा, खादों को देने का तरीका, खादों का नाम, सब कुछ उस पे मेंशन होता है। और वो किसान अगर अपने खेत में अपना ले तो निश्चित तौर पे प्रोडक्शन से संबंधित, क्वालिटी से संबंधित कोई भी समस्या उसे नहीं आएगी। तो ऐसे यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऐसे कौन कौन से अच्छे बेहतर प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे किसान भाई अपनी आलू की खेती में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कृषि को काफ़ी हद तक पोषण प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को भी खाने में हेल्दी फूड मिले? देखिए, अगर हम बात करें यारा के प्रोडक्ट्स की, तो आज हमारे पास विश्व स्तरीय प्रोडक्ट्स हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे पहला, हम प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या प्रमोट करते हैं कि किसान भाई, जो एक फर्टिलाइज़र के प्रति एक भ्रांति किसान भाइयों के बीच में है कि ज़्यादा खाद यानी कि ज़्यादा उपज, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। फर्टिलाइज़र ज़रूरत है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? हमारी संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करना। तो संतुलित मात्रा के लिए आपको क्या करना है कि जो हमारी फसल की ज़रूरत है उसका ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है कि हमारी फसल की ज़रूरत कितनी है। तो उस फसल की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, जितनी भी हमारी फसल की ज़रूरी स्टेजेस होती हैं, जैसे मैं बात करूं बुआई की, तो बुआई के समय हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से खाद का इस्तेमाल करते हैं। पर पिछले कई सालों से ट्रेंड क्या बढ़ रहा है कि बुआई के समय खादों की मात्रा को अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। जैसे एक खाद DAP जिसे हम बोलते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिससे फॉस्फोरस तत्व की पूर्ति होती है। एक खाद होता है NPK, वो भी प्राइमरी फॉस्फोरस और पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो उस खाद के ऊपर आज किसानों की डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है, बढ़ रही है। पहले वो अगर कम मात्रा में लगाते थे तो अब 1.5 गुना लगाने लग गए। तो उस खाद को संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें। 3 बैग 150 किलो पर्याप्त है 1 एकड़ के लिए। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप जो अन्य पोषक तत्व, या कह सकते हैं कि जो आप NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, सल्फर उस समय अपनी फसल को दे रहे हैं, उसके स्रोत में परिवर्तन करिए। वो स्रोत ऐसा दीजिए जिससे कि वो हमारी फसल को तुरंत उपलब्ध हो जाए। तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट है यारा मिला कॉम्प्लेक्स। 25 kg पर एकड़ की अगर हम बुआई में उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी जो अंकुरण की समस्या आती है, अंकुरण देर से आता है, एक साथ नहीं आता, तो वो दूर हम कर सकते हैं। पौधे का शुरुआती वृद्धि विकास काफ़ी बेहतर होता है।
दूसरा, जब हमारी फसल 25 से 30 दिन पे हो जाती है तब हम किसानों को रिकमेंड करते हैं कि आप एक बार फिर से यारा मिला इस्तेमाल कीजिए। 25 केजी साथ में यारा लीवा नाइट्राबोर जो कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन उर्वरक है, तो इन दोनों खादों का इस्तेमाल कीजिए। किससे हमारी फसल में क्या होगा, जो कंद बन रहे हैं, जो आलू की जड़ें होती हैं जिसमें कंद बनते हैं यानी कि आलू बनते हैं, उनका निर्माण काफ़ी अच्छे से होगा। फिर आगे की अवस्था में जब हमारी फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है तब कंदों का, आलूओं का भराव स्टार्ट हो जाता है, क्यों उनका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप दोबारा यारा लीवा नाइट्राबोर का इस्तेमाल कीजिए। इस बीच में हमारे कुछ पर्णीय छिड़काव के भी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जिसके लिए सबसे पहला फॉस्फोरस, जो हम जानते हैं फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसान इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आप स्प्रे कीजिए सैनिफोस, यारावीटा सैनिफोस के माध्यम से। और 2 आपको स्प्रे करने हैं, एक 20 से 25 दिन पे, एक 45 से 50 दिन पे। और अन्य जो पोषक तत्व जैसे हमारी फसल में जिंक की ज़रूरत है, बोरोन की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन के प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिसे हम यारावीटा जिंट्रैक, यारावीटा बोट्रैक के नाम से जानते हैं, उनका आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये एक संपूर्ण पोषण है। और जो मैं क्रॉप प्लान, जो एक मैं पोषण प्रबंधन के चार्ट की बात कर रहा था, इसमें ये सब पोषक तत्व, ये सब खादों के माध्यम से हमें किस तरह देने हैं वो मेंशन किया गया पूजा जी। तो संतुलित मात्रा जितनी ज़रूरी है जी, तो सही तरीका भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए, तरीका किसान बखूबी जानते हैं कि किस खाद को कैसे हमें इस्तेमाल करना है, और हमारा क्रॉप प्लान भी उनको यही सिखाता है कि कौन सा खाद आपको मिट्टी में डालना है, कौन से खाद का आपको स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल करना है। तो ये जानकारी हम लगातार अपने किसान भाइयों को देते रहते हैं, और किसान भाई भी अब काफ़ी सचेत हैं, उन्हें भी इस चीज़ की गरिमा का महत्व है कि अगर कोई फसल हमारी अच्छा मुनाफा हमें दे सकती है और अच्छा हमारा पैसा लगता है, तो भी उस चीज़ में क्वालिटी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्वालिटी इनपुट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ऐसे में शुभम जी, जलवायु परिवर्तन ये भी एक बड़ी चुनौती रहता होगा हमारे किसान भाइयों के लिए आलू की खेती में। हाँ, बिल्कुल रहता है। देखिए मैम, आलू की खेती हमारी क्या है, ठंड की फसल है। अक्टूबर के लास्ट में 20 तारीख 15 तारीख से अक्टूबर से आलू की बुआई स्टार्ट होगी। तो आलू की लगभग औसतन आयु कितनी रहती है, 100, 110, 115 दिन में आलू की खुदाई किसान भाई कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे साल के सबसे ठंडे दिन होते हैं वो जनवरी और दिसंबर माह में होते हैं, तो वो पीरियड भी हमारी फसल को फेस करना पड़ता है, और उस पीरियड में फसल के सामने कई चुनौतियां आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है कि हमारी जो फसल है उसका पीक ग्रोथ करने का टाइम आता है दिसंबर के लास्ट में, ठीक है, और जनवरी के पहले 2 हफ्तों में, पर उस समय टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नीचे होता है जी। तो उसके लिए क्या होता है कि उसमें फॉस्फोरस की कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। किसान की दुविधा देखो आप, किसान ने फॉस्फोरस पे बुआई के समय अच्छा पैसा लगाया, पर वही फॉस्फोरस ठंड के दिनों में मिलनी उपलब्ध कम हो जाती है। तो उसके लिए जो मैंने यारावीटा सैनिफोस रिकमेंड किया कि आप पर्णीय छिड़काव के माध्यम से इस्तेमाल करें, तो वो काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। ऐसे ही जब आगे चल के हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी नहीं उपलब्ध होती, तो उससे कई तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। तो प्रकृति का और कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है आलू की प्रोडक्शन को अप एंड डाउन करने में। तो जो हमारे नए किसान भाई हैं या ऐसे किसान भाई जो शुरुआत करना चाहते हैं, आलू की खेती ट्राई करना चाहते हैं, ऐसे में वो कैसे पहचाने कि अब हमारी खेती में या हमारा जो पौधा है इसमें कोई बीमारी लग गई है या इसमें कोई कीड़ा लग गया है, ये पहचान कैसे करें, वो कुछ बताइए। ओके जी, देखिए हमारे आज के समय में बहुत सारे जो किसान हैं, युवा किसान खेती की तरफ आ भी रहे हैं, और अच्छी बात भी है क्योंकि वो अपने साथ एक्सपीरियंस तो नहीं लाते पर एक जुनून लाते हैं एक अच्छा काम करने का। तो उनके लिए एक तो ये जानना जरूरी है कि वो अपनी क्रॉप को समझें, ठीक है, और दूसरा वो अपडेटेड रहें, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास एक अच्छी सोच है, और वो जो भी आज हमारे माध्यम है, जैसे हमारा रेडियो प्रोग्राम का माध्यम है, हमारे डिजिटल मीडिया के माध्यम है, जैसे यूट्यूब, ये कई तरह की एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें हमें काफ़ी जानकारी मिलती है जी, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आप लगातार देखते रहिए, और साथ में आप अगर खेती की गाइडेंस चाहते हैं तो हम यारा फर्टिलाइज़र बहुत
हमें अच्छा लगता है कि जब किसान हमें खुद फ़ोन करे कि आप हमारे यहाँ फील्ड पे आ जाइए, मेरे यहाँ कोई क्रॉप में प्रॉब्लम है जिसका मैं समाधान आपसे चाहता हूँ। तो हमारे जो टीम के सदस्य हैं, हमारे जो सदस्य फील्ड में ज़्यादा डेडिकेटेड है, ज़्यादा काम करते हैं, वो विज़िट वहाँ पे करते हैं, वो समस्याओं का समाधान देते हैं और साथ में उस किसान को साथ साथ जोड़ते हैं। और एक बारी जो किसान हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमारी भी पहल रहती है कि उसको जो भी अपडेट अगर फसल में रहते हैं तो उसको हम टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड कराते रहते हैं। और अभी हमारा जो एक कह सकते हैं कि यारा इंडिया का फेसबुक जो पेज है, इंस्टाग्राम हैंडल है और एक कस्टमर केयर यूनिट है, तो इन सब को हम पहले से ट्रेन करके रखते हैं। और आने वाले समय में जैसे आज हमारी टीम ने कस्टमर केयर की टीम ने जो आलू के किसान ने उनको कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या कर रहे हैं कि उनको पोषण प्रबंधन की जानकारी दे रहे हैं, उसमें उनके सामने आने वाली कोई चुनौती है तो उसका समाधान दे रहे हैं। और अगर किसान कोई क्रॉप एक्सपर्ट का या नियर बाय उन्हें कहाँ से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे उसकी जानकारी उनको देते हैं। तो ये एक प्रोसेस पूरा अच्छे से डेवलप है। और कोई नया किसान या कोई भी किसान हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे मदद लेना चाहता है, तो हम उसके लिए हमेशा उपलब्ध है। जी, और यारा का एक ऐप भी है बहुत अच्छा, हाँ हमने जी, अपने यारा किसान फार्म भाइयों को केयर। इस्तेमाल कराया है वो जी वो यारा कौन सा ऐप है? यारा उस ऐप का नाम है, यारा फार्म केयर। और उस ऐप में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। पहली सुविधाएं, आप उससे फर्टिलाइज़र की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी फसल की ज़रूरत क्या है न्यूट्रिएंट की और उसको किस फर्टिलाइज़र से कितनी मात्रा में पूरा करना है। दूसरा, उसमें अच्छा ऑप्शन यह है कि आप अपनी जो फसल की कोई भी बीमारी है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसमें जस्ट फ़ोटो भेजनी है, हमारे क्रॉप एक्सपर्ट उसको वेरीफाई करके उसका सोल्यूशन बताएंगे। तीसरा, उसमें क्या है कि आप मैप माई फार्म यानी कि अपने फार्म की मपाई कर सकते हैं। अरे वाह। पूजा जी, तो एक एप्लीकेशन देखिए, आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को जिसमें आपने वो ऐप इंस्टॉल किया है उसको आपको हाथ में लेके अपनी जो 1 एकड़ या आपका जो एरिया है उसकी बाउंड्रीज पे चलना है। तो वो एप्लीकेशन आपको सटीक जानकारी दे देगी कि आपका जो एरिया है जिसको आपने मापा है वो इतने मीटर स्क्वायर या इतने हेक्टेयर का या इतने एकड़ का एरिया है। और चौथी चीज, मौसम की जानकारी। और मौसम की जानकारी भी स्पेसिफिक पॉइंट की जानकारी। देखिए, जलवायु परिवर्तन की बात हमने कर ली। आज आपने देखा होगा अभी मानसून अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है। तो मानसून में क्या होता है कि एक जगह बरसात होती है, जैसे आगरा में बरसात हुई, तो एक एरिया में जो एक ईस्टर्न पॉइंट है वहाँ तो बरसात हो रही है, पर आगरा के ही वेस्टर्न पॉइंट में बरसात नहीं होती। ठीक। और अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा कि आगरा में हुई भारी बारिश। तो वही आगरा के लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो ही नहीं, और कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो ही है। तो वो ऐप क्या है, वो स्पेसिफाई पॉइंट पे आपकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है वहाँ की जानकारी आपको देगा कि आपके इस खेत के ऊपर या आपके गांव में बारिश का क्या माहौल है, मतलब कब आने वाली क्या संभावनाएं है, उसकी जानकारी किसानों के लिए उपलब्ध होती है, जो कि सबसे जरूरी है और जो पहले ही मिल जाती है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात इस ऐप की ये है कि ये आपकी बोलचाल की यानी आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करने के बाद ऐप को आप उस भाषा में बातचीत और जानकारी ले सकते हैं। हाँ जी। और इसके अलावा ज़्यादा जानकारी तो आपको यहाँ मिलती है, यानी कि आपके सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़ पर आपको रेडियो पे ये ट्यून करना है। और अगर कोई भी कार्यक्रम मिस हो जाता है तो जो हमारा यूट्यूब पेज है 90.4 आगरा की आवाज़, इस पर आप सभी विशेषज्ञ, हमारे किसान भाई सभी के साथ जो कार्यक्रम है उसको कभी भी देख सकते हैं। और देख ही नहीं सकते, इसके अलावा आप अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप और क्या जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम की में अपने हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से आप वो भी हमें बता सकते हैं, किस खेती की या कौन सी जानकारी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, और साथ ही साथ निर्देशित है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। आज हम पोटैटो न्यूट्रिशन एंड ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। शुभम अत्री जी जो कि रीजनल एग्रोनॉमिस्ट हैं, ये हमारे बीच में हैं और बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ हमने आज आलू की खेती के बारे में और माहौल क्या है आलू का हमारे पूरे देश में, इसके बारे में बात की है। क्योंकि अगर हमारे किसान भाई आलू की खेती करते हैं तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो हम लागत लगा रहे हैं उसके बाद मुनाफा कितना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में आलू की डिमांड का क्या स्टेटस है, कैसा चल रहा है आलू? देखिए, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और कारण ये है कि आज की जो हमारी जेन जी जनरेशन है
उसको कह सकते हैं प्रोसेस्ड फूड की तरफ उसका लगाव कुछ खास है। ज़्यादा हो गया है। और आलू एक ऐसी सब्जी है, एक ऐसी फसल है जिससे हम काफ़ी कुछ बनाते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज और आलू टिक्की, बर्गर, ये सब मतलब एक ऑप्शन है, एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट कर रही है। और भारत भले ही अपना जो आलू है वो एक्सपोर्ट नहीं करता, बट हम जिस चीज़ में गति पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं प्रोसेस्ड फूड में। हम यहाँ से फ्राइज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को बाहर की जो काफ़ी अच्छी कंपनीज है उसने भी समझा। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में हॉलैंड एक देश है, उसकी एक कंपनी है एग्रिस्टो, वो मौजूद है। पेप्सिको जो कि एक एमएनसी है, वो आज हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोसेस्ड फूड की तरफ, जो आलू की प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ा रही हैं। तो इससे किसानों का जो लगाव है वो भी अच्छा है और किसान भी अब मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि आलू की जो समस्या रहती है वो एक प्राइस की भी एक बड़ी समस्या है। उत्पादन आ जाता है पर प्राइस कम होता है तो किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। तो इसलिए किसानों के बीच में भी इसका एक लगाव अच्छा है। जी जी। सरकार की ओर से क्या समय समय पर हमारे किसान भाइयों को आलू की खेती संबंधी सुविधाएं, सहयोग और कुछ योजनाएं मिलती रहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था कि गवर्नमेंट का हमारे किसानों की फसल को, उत्पादन को बढ़ाने में बहुत एक अच्छा सहयोग रहता है। और इसका सबसे बड़ा तो एग्जांपल यही है कि गवर्नमेंट जो आज किसान फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी, हैवी सब्सिडी देती है। जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश, एनपीकेस, इनमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। दूसरा, हमारी जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, जैसे हमारे केवीकेज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो हर ज़िले में होते हैं। साथ में कोई हमारी संस्थाएं हैं, जैसे आलू की संस्था है जिसे हम सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो ये लगातार किसानों को नई तकनीक के बारे में, नए आविष्कार की जानकारी देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और गवर्नमेंट का हमेशा से एक उद्देश्य रहता है कि खेतों में जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो, और इस चीज़ को हम भी अच्छे से प्रमोट करते हैं कि संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि संतुलन आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो ऐसे में चलते चलते हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि अब कार्यक्रम हमें ज़्यादा बातचीत की इजाज़त नहीं देता, कि किसानों को आलू उत्पादन और साथ ही साथ पोषण प्रबंधन में किस तरह की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप एज ए एग्रोनॉमिस्ट क्या सलाह देते हैं आधुनिक तकनीक से जोड़कर? देखिए, आधुनिक तकनीक हर जगह से स्टार्ट होती है और सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग होती है किसान का जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और उसके बाद आज हमारे पास तकनीक को देखते हुए नए नए प्लांटर्स आ चुके हैं, यानी कि ऐसे उपकरण जिससे आलू की बुआई की जाती है, तो वो एक अच्छी तकनीक है। दूसरा, हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स हमें इस्तेमाल करने हैं वो भी एक अच्छी तकनीक से विकसित फर्टिलाइजर हैं, जिनके पास क्षमता क्या होती है कि जो आप इस्तेमाल करोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल को मिलेंगे। अभी समस्या क्या रहती है कि ज़्यादातर जो खाद हम किसान इस्तेमाल करते हैं उसकी यूज़ एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता कम है। कार्य क्षमता का मतलब है कि आप अगर 50 किलो एक खाद का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमारी फसल उसको 12 किलो 15 किलो तक इस्तेमाल कर पाती है। तो ऐसे में कुछ नए फर्टिलाइज़र जो हम किसानों को रिकमेंड करते हैं, यारा मिला कॉम्प्लेक्स, यारा लीवानाइट्राबोर, या हमारे वो पर्णीय छिड़काव के माध्यम से दिए जाने वाले खाद हो, जैसे याराविटा सेनीफोस, याराविटा जिंट्रेक, तो इनकी खासियत सबसे ज़्यादा यही है कि ये जितनी मात्रा में हम इनका इस्तेमाल करते हैं कि इस्तेमाल की क्षमता, यानी कि प्रयोग क्षमता काफ़ी अच्छी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उपलब्ध होते हैं। तो ये कुछ नई तकनीकें हैं। साथ में फसल सुरक्षा के एरिया में भी, जो कीट बीमारियों से बचाने के लिए भी हमारी जो देश की कंपनीज हैं वो अच्छा काम कर रही हैं। और किसानों को नए नए जो कह सकते हैं नए नए जो केमिकल्स हैं, जो हमारी कह सकते हैं मित्र कीट जो होते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और हमारी फसल को भी अच्छा प्रोडक्शन की तरफ बढ़ा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमने आलू में पोषण और उसकी ओर रुझान की ओर बात करी है, यानी कि पोटैटो न्यूट्रिशन और ट्रेंड्स की हमने बात करी है। और ये बातचीत, ये जानकारियाँ हमारे साथ साझा की हैं श्री शुभम अत्री जी ने, जो हैं रीजनल एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले भी हमारे साथ बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं और आज आपने आलू की खेती पर, आलू की पोषक तत्वों पर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी, धन्यवाद।
तो अभी तो हम इस कार्यक्रम के साथ अपने विशेषज्ञ के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपसे ये वादा करके जा रहे हैं कि जल्द ही एक और खेती की हम बात करने वाले हैं, एक और विशेषज्ञ की हम आपसे बातचीत कराने वाले हैं। उसके लिए आप बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ सुनते रहिएगा लगातार 90.4 आगरा की आवाज़, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। अभी फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।